हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास का हमारा टॉपिक है क्या, बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया के साथ हम एक और टॉपिक अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करें इसके साथ बैंकिंग इन इंडिया के साथ ही कौन कौन से बैंकिंग सिस्टम्स हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है फॉर आवर एसएससी एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैकबोन है किसका, हमारे आज के बिजनेस वर्ल्ड का एक बैकबोन है। ठीक है, बैंक्स हेल्प अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो बैंक है वो काफी हेल्प करता है, ये चीज हमें पता है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टार्टेड इन 1770। ये ध्यान रखना कब स्टार्ट हुआ, 1770 में। कौन सा था फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बैकबोन वाली चीज और एक फर्स्ट बैंक। अब कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड प्लान डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द कंट्री। इंडिया ने क्या शुरू करी, एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट को शुरू करी, किसके लिए, ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, कंट्री इम्प्रूव हो सके। द मेन एम वॉज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इसका मेन एम था, जिसमें कि आता है हेल्पिंग पुअर पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन सभी को हेल्प करना यहाँ पर इनका मेन एम रहता है। अब कहते हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947 मोस्ट बैंक्स वर प्राइवेट एंड ओनली हेल्प्ड रिच पीपल बिजनेसेस। कि जो इससे पहले इंडिपेंडेंस के जो पहले के बैंक्स थे वो सब क्या थे, वो प्राइवेट थे और वो सिर्फ किसको हेल्प करते थे, रिच पर्सन और रिच पीपल, रिच बिजनेसेस को ही वो हेल्प करते थे। These private banks did not support government goals like helping the poor। जो गवर्नमेंट रोल्स अलग अलग न्यू पॉलिसी स्कीम्स बनाती थी, ये वो वाले बैंक्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे। So on 19th July 1969, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969, the government nationalized 14 big banks। 14 जो बड़े बड़े बैंक्स थे उस टाइम के, उन बैंक्स को नेशनलाइज कर देती है और 1980 में कुछ 6 और बैंक्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके पास जो नेशनलाइज बैंक्स आ जाते हैं वो 20 आ जाते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले वो बैंक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज में सपोर्ट नहीं करते थे, बट गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइज करवा के उनको बना दिया कि वो भी क्या करें, जो पुअर पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस वाले सारे सेक्टर्स हैं, उनको भी और अच्छे से हेल्प करें और ग्रो करें। ठीक है, तो यहाँ से तो 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं, इनको ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं उनके बारे में दे रखा है, आर दोज प्राइवेट बैंक्स दैट वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रन देम फॉर देयर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के बेनिफिट के लिए इसको किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस नेशनलाइजेशन, कि अब ये जो बैंक्स की जो नेशनलाइजेशन हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। द मेन गोल वॉज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर करना ही मेन गोल था। सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल विलेजेस, इंडस्ट्रीज नीडेड मनी टू ग्रो। इनको मनी चाहिए थी, किसके लिए, ग्रो करने के लिए मनी चाहिए थे, तो बैंक्स ने फिर इनको हेल्प करना शुरू किया। Nationalization helped to stop the private control and gave loans to people who really needed it. After nationalization, banks started giving more loans to agriculture sector and related activities. It helped to reduce the regional imbalance, meaning banks were opened even in places where there were no banks before। जहाँ पे पहले कोई बैंक नहीं था, अब वहाँ पे क्या होने लगे, बैंक से वहाँ पे आने लगे और वो पीपल को, लोगों को हेल्प करने लगे। किस किस में, विलेज इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, और जिनका स्केल काफ़ी छोटा था उनको भी ये हेल्प करने लगे। तो मेन जो उद्देश्य था इस चीज़ का वो तो यही था कि क्या करना है, सभी को हेल्प करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनको पढ़ते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर बैंक्स और पार्ट ऑफ अ बिग बैंक दैट मेनली प्रोवाइड डिपॉजिट एंड लोन सर्विसेज। जो क्या प्रोवाइड करती हैं, डिपॉजिट करना, मनी डिपॉजिट करना, और लोन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू लार्ज और मीडियम बिजनेसेस। जो लार्ज स्केल पर बिजनेस होते हैं, लार्ज सेक्टर पे, और जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए, नॉट मेनली टू इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस। इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस को ये प्रोवाइड नहीं करती है। ये किसको प्रोवाइड करती है, लोन की सर्विसेज, लार्ज या फिर जो मीडियम एक अच्छे स्केल पे, अच्छी रेपुटेशन पर है, उसको ये वाले बैंक लोन्स और ये सारी चीज़ें डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अब ये जो कमर्शियल बैंक होता है इसके मेन फंक्शंस और मेन रोल्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे गिवन है। जैसे प्राइमरी फंक्शन में आता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, और आता है यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये जितने भी अब इसमें छोटी छोटी टर्म्स आएंगे बहुत सारी, वो सारी टर्म्स आपको एक एक अच्छे से उनके कीवर्ड के साथ पता होने चाहिए कि क्या होता है।
एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स में लिखा है कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल एज डिपॉजिट, जो पीपल है उनसे मनी कलेक्ट कर रहे हैं एज एन डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स, की बैंक्स के लिए यही वाला डिपॉजिट क्या होता है, मेन फंड होता है। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट टू मेन टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये दो तरीके के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है डिमांड और एक होता है टाइम। डिमांड डिपॉजिट, मनी कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू द बैंक, कि इसमें आप किसी भी टाइम मनी को क्या कर सकते हो, विथड्रॉल यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई भी नोटिस इसमें नहीं देना होता। पीपल कैन विथड्रॉ मनी यूजिंग अ विथड्रॉल स्लिप, चेक या फिर एटीएम या डेबिट कार्ड, इनसे क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली विथड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें आपको नोटिस या कुछ भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं देना होता। कौन से टाइप में, डिमांड डिपॉजिट। फिर आते हैं टाइम डिपॉजिट्स पर, तो टाइम डिपॉजिट्स में होता है कि मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये चीज डिपॉजिट होती है। दीज डिपॉजिट्स गिव हायर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हाई होता है इनमें। मनी कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर द टाइम पीरियड बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द बैंक, तो इसमें एक टाइम पीरियड पर ही विथड्रॉल होगा जब वो उसको पर्टिकुलर एक नोटिस वहाँ पे बैंक को भेजा जाएगा, एक रिटर्न में नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखना किसमें रिटर्न नोटिस होता है और किसमें नॉर्मली हम किसी भी टाइम विथड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों टाइप्स में। उसके बाद आते हैं यहाँ पर है हमारे पास एडवांसिंग लोन, एक और टाइप जिसमें हम ये लिखा है कमर्शियल बैंक गिव लोन्स टू द इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, इंडिविजुअल और बिजनेसेस को भी लोन प्रोवाइड करते हैं किसी किसी स्टेट में। लोन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या फिर डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इन तीनों बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, क्या क्या चीजें लोन्स प्रोवाइड होते हैं। ओवरड्राफ्ट में आता है विड्रॉइंग मोर देन व्हाट इज इन द अकाउंट, ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जितना अकाउंट में है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर निकाल रहे हैं। कैश क्रेडिट, लोन गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है गेटिंग मनी बिफोर ड्यू डेट ऑन बिजनेस बिल, मनी आप पहले ले रहे हो किससे, जो उसकी ड्यू डेट वहाँ पे थी, तो ये एडवांसिंग लोन में आता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो तीन कीवर्ड्स दे रखे हैं ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये था ऊपर वाले जो आपने तीन पढ़े वो प्राइमरी में थे। अब सेकेंडरी की बात करते हैं, जो सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। इसमें आते हैं एजेंसी फंक्शंस, बैंक्स आल्सो वर्क एज एजेंट्स फॉर देयर कस्टमर्स एंड डू दी सर्विसेज, कि जो बैंक्स है वो एज एन एजेंट भी वर्क करते हैं किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, और ये सारी सर्विसेज को भी वो करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कि कलेक्टिंग द चेक्स, बैंक कलेक्ट चेक्स एंड बिल फ्रॉम द अदर बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर यूजिंग द क्लियर हाउस सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। एक सिस्टम नेम है क्लियर हाउस सिस्टम, इस सिस्टम को यूज करके वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं चेक्स को। फिर आते हैं कलेक्टिंग द इनकम्स पर, इनकम्स को भी वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बैंक्स कलेक्ट डिविडेंड्स, पेंशन, सैलरीज, रेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए जो कलेक्शन, जो सर्विस वाला पार्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। अ क्रेडिट वाउचर इज गिवन व्हेन मनी इज कलेक्टेड, जब मनी कलेक्ट हो जाती है तो उनको एक क्रेडिट का वाउचर भी वहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइडेड होता है। पेइंग द एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक्स पे बिल लाइक टेलीफोन, इंश्योरेंस, प्रीमियम, स्कूल फीस, रेंट्स एक्सेट्रा फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए ये सर्विस भी प्रोवाइडेड होती है बैंक्स के अंदर, ये ध्यान रखना कमर्शियल बैंक में आता है। अ डेबिट वाउचर इज सेंड टू इन्फॉर्म द कस्टमर व्हेन अ पेमेंट इज मेड, तो एक डेबिट वाउचर यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स को सेंड हो जाता है एज एन, क्योंकि वो कस्टमर की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं। सेकेंडली होता है यहाँ पर जो मेन फंक्शन जो चीज होती है वो है ट्रांसफरिंग द फंड्स। इसमें लिखा है बैंक्स हेल्प टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस और बैंक टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, या फिर बैंक टू अनदर किसी और जगह पे आप क्या करो, मनी यहाँ पे आप फंड को ट्रांसफर करो। दिस इज डन थ्रू बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये ध्यान रखना ट्रांसफरिंग का पार्ट है। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक्स गिव अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर टू प्रूव दे आर क्रेडिट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी और पे बैक मनी, ये ठीक है, इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज होते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अंडर राइट सिक्योरिटीज, मीनिंग दे प्रॉमिस टू बाय एनी अनसोल्ड शेयर और डिबेंचर्स ड्यूरिंग अ पब्लिक इशू। सिंस पीपल ट्रस्ट बैंक्स, पीपल क्या कर रहे हैं, बैंक्स को ट्रस्ट कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं क्या, सेफ टू बाय सिक्योरिटीज एंड अंडर रिटन बाय द बैंक्स। तो एक ही चीज यहाँ पे और है कि यहाँ पे अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज के अंदर आपको दे रखा है कि जो बैंक्स है वो अंडर राइटिंग जो सिक्योरिटीज वाले टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पीपल क्या करें, बैंक्स पर ट्रस्ट करें। ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, सेकेंडरी फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करते हो तो बैंक्स ऑफर करते हैं मॉडर्न सर्विसेज जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और सर्विसेज के अंदर आते हैं।
तो ये 3 चीज़ इसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर और क्या क्या आता है। उसके बाद आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज। तो लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है, जो सामान आप घर में रख सकते हैं वो आप जाके रख सकते हो कहाँ पर, जो लॉकर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। अब आते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, बैंक्स हेल्प पीपल एंड बिजनेसेस टू बाय और सेल द फॉरेन करेंसीज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नीड। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की नीड के लिए प्रोवाइडेड होती हैं सर्विसेज। टू डू दिस बैंक्स नीड परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक लाइक RBI इन इंडिया। अब ये फॉरेन एक्सचेंज को करने के लिए बैंक्स को परमिशन चाहिए होती है, किससे, RBI से परमिशन चाहिए होती है। प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज की बात करें, बैंक्स गिव सेफ लॉकर टू कस्टमर्स। किसको दे रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, फॉर कीपिंग वैल्यूएबल लाइक ज्वेलरी डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स। These lockers reduce the risk of theft at home. However, banks are not responsible for what is kept inside the locker. तो बैंक में रख देते हैं हम, वो चीज़ें सारी सेफ रहती हैं, तो वो भी एक आता है इसके अंदर, आपके बैंक्स के ही सेक्शन के अंदर। अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अब ये आपने देखे कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है थ्योरी देखने में इजी लग रही है, बट जब क्वेश्चन आता है तो पूरा घूम जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन बन के आ गया, तो उस चीज़ के लिए लर्न करना पड़ेगा। अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो आते हैं मनी सप्लाई पर, और आता है क्रेडिट क्रिएशन। Commercial bank plays an important role in increasing the money supply in the economy by giving loans and advance credit। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि एडवांस लोन और क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आता है मनी सप्लाई के अंदर। क्रेडिट क्रिएशंस में आते हैं तो बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड गिव लोन्स टू अदर। द अमाउंट ऑफ लोन गिवन इज मच मोर देन द डिपॉजिट रिसीव, कि जितना आपने लोन दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि किससे, जो अमाउंट डिपॉजिट्स रिसीव हुए। This process of giving multiple loans using the same deposit is called credit creation। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस कहलाती है। तो ये दो ध्यान रखना कि ये भी मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन होता है किसके अंदर, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो पहले आपने पढ़ लिया बैंक के बारे में और फिर आपने देख लिया कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और कितने कितने उसके फंक्शंस होते हैं। अब हम आते हैं RRBs पर, जो भी है रीजनल रूरल बैंक्स। RRBs were first started on 2nd of October 1975 with 5 banks। 5 बैंक के साथ ये चीज़ शुरू होती है। They were formed based on the recommendation of Narayanan Committee Working Group। तो एक ग्रुप का नेम ध्यान रखना यहाँ पे गिवन है। RRBs were created under the Regional Rural Bank Act 1976 to support the rural credit needs। The ownership of RRBs is shared by central government, state government and sponsoring नेशनलाइज बैंक, जिसमें 50% होता है सेंट्रल का, स्टेट का होता है 15, और स्पॉन्सरिंग जो स्पॉन्सर वाले बैंक होते हैं उनका रहता है 35%। तो जितने जितने परसेंटेज गिवन है, ये परसेंटेज आप ध्यान रखना किसमें, जो कि ओनरशिप होते हैं किसके, RRBs के। ये आप ध्यान रखना कि शेयरिंग में कौन कौन सी 3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं और किस किस का कितना है, 50%, 15 एंड 35। इट वर्क्स ओनली इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। एक सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही वर्क करते हैं, ऐसे हर जगह वर्क इनका नहीं होता। The first RRB was प्रथम ग्रामीण बैंक। तो ये प्रथम ग्रामीण बैंक का नेम भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये आता है आपके फर्स्ट RRB के अंदर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको, कब शुरू होता है, 2 अक्टूबर। देन उसके बाद कितने कौन कौन से 3 शेयर्स हैं ये ध्यान रखना, फर्स्ट कौन सा था, और इसमें आप ये ध्यान रखोगे तो इतना बेस्ड रहेगा, इतना इनफ रहेगा इसके लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस ये कहते हैं कि जो RRBs है उनको अपना मस्ट गिव देयर 75% ऑफ देयर टोटल लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL जिसको बोलते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स इंक्लूड, मतलब ये कहते हैं कि जो RRB के पास आ रहा है वो अपना 70% किसको दें, इन सेक्टर्स को दें, जो सेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, इन सभी को प्रायोरिटी सेक्टर मान के इतना इतना अपना 75% अपने में से इनमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है RRB का वो क्या है, टू गिव एंड क्रेडिट बैंकिंग सर्विसेज टू, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इन सभी को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना ही क्या रहता है, मेन रोल रहता है, मेन गोल रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, RRB का। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स की यहाँ पे बात हो रही है। इन 2014 द RBI रिलीज गाइडलाइन टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। द मेन गोल टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज टू प्रोवाइड बैंकिंग टू पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू बैंक। तो ये ध्यान रखना
कि जो स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का आता है ये कब आता है, 2014 के अंदर आता है, जिसमें गाइडलाइन दी जाती है थ्रू आरबीआई ने दी थी किसके लिए, फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली गाइडलाइन दी जाती है। इसके उसके बाद आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, और यहाँ पे लिखा है पेमेंट्स बैंक, ये दोनों को यहाँ पे और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। These are small sized bank that can accept deposit accept कर सकते हैं और लोन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं लोन्स को, जो इनका काम रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। Their goal is to help those people who are not served by regular banks, ये उनको हेल्प करते हैं जो रेगुलर बैंक्स जिनको सर्व नहीं कर पाते, जैसे कि स्मॉल बिजनेस हो गए, यूनिट्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जिनको रेगुलर जो बैंक्स हैं वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो उनको प्रोवाइड करते हैं ये वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सर्विसेज। फिर आते हैं पेमेंट बैंक्स पर, इसका जो एम रहता है वो रहता है टू प्रोवाइड बैंकिंग टू पीपल लाइक अगेन लो इनकम फैमिलीज हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, इनको ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कौन सी, सारी सर्विसेज। दोनों का ही सेम ऑब्जेक्टिव होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना इन छोटे सेक्टर्स वाले सारे स्केल के पीपल को। Focus is on small saving account in payment. These banks do high volume, low value transaction using secure digital systems. तो ये भी secure और digital systems का use करके provide करते हैं facilities। Key features of payment banks: they can accept demand deposits only, current and saving accounts। क्या क्या accept कर सकते हैं, current और saving accounts की जो demand deposits होती हैं वो। No loans are allowed, they cannot give credit, they can hold a maximum balance of rupees 1 lakh per customer 1 लाख तक का ही ये अपने पास सिक्योर रख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस है। दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज लेटर बाय बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, देयर नेम मस्ट इंक्लूड द वर्ड पेमेंट्स टू शो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स रिकमेंडेड बाय दिस। एक कमेटी का नाम गिवन है, ये कमेटी का नाम तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये इंपॉर्टेंट। अब कुछ और बैंक्स की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसको यूसीबीएस कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, बैंक्स इन इंडिया आर मेनली डिवाइडेड इनटू कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक के बारे में आप पूरा अच्छे से ऊपर पढ़ के आए होंगे। कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग स्पेशली इन रूरल एरियाज इवन दो कमर्शियल बैंक डोमिनेट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अब किसी सेक्टर को भी ये डोमिनेट कर देते हैं कौन, कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू अगेन टू मेन टाइप्स, अर्बन एंड रूरल। अर्बन पर आते हैं, दीज बैंक्स वर्क मेनली इन अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज। अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्स में आता है लिस्टेड अंडर आरबीआई शेड्यूल, आरबीआई के अंदर आरबीआई जो शेड्यूल्स वाला होता है उसमें जो बैंक्स लिस्ट में होते हैं वो आते हैं फर्स्ट टाइप में, और आते हैं नॉन शेड्यूल्स में। Their banking function like lending and accepting the deposits are regulated by RBI। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है इसके अंदर। पहला तो ये कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये वाले दो, अर्बन कोऑपरेटिव और एक और रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन कोऑपरेटिव में शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड ध्यान रखना है इसमें। अब आते हैं यहाँ पर, their रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर हैंडल्ड बाय, जो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो कौन कौन हैंडल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैंडल कर सकते हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये दोनों ही यहाँ पर हैंडल कर सकती हैं। आरसीएस और सीआरसीएस इनको बोला जाता है, ये होता है फॉर सिंगल स्टेट बैंक्स के लिए, और जो सेकंड वाला है वो मल्टी स्टेट बैंक्स के लिए होता है। तो ये जो कीवर्ड दे रखा है मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट, ये ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कौन कौन हैंडल कर सकता है, किसका किसका, अभी ये रूरल का पढ़ा है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोई ध्यान। अब आ जाते हैं यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पर। दीज बैंक वर्क मेनली अंडर द रूरल एरिया एंड डिवाइडेड इनटू, ये किस में होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आते हैं 3 टियर सिस्टम, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इनके यहाँ पे लिखा हुआ है SCBS एंड DCCBS एंड PACS। वर्क्स एट स्टेट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक विलेज और ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं। ज़्यादा इनकी डिटेल्स में तो हमें नहीं पढ़ना, बट इनका नेम आपको ध्यान रखना है, और जो ये गिवन है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ये आपको ध्यान रखना है इन तीनों के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज पर। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का इसमें डिस्क्राइब्ड है, लॉन्ग टर्म का डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो शॉर्ट टर्म का अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आ जाते हैं MUDRA पर, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी।
लॉन्च ऑन, कब लॉन्च होती है? 8 अप्रैल 2015 को, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुई है बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। इसके अंदर ये वाली योजना लॉन्च होती है। इसका जो एम था वो था टू गिव लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस दैट आर नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म इन नेचर। तो इसका ये एम था कि लोन प्रोवाइड करें किसको? अगेन स्मॉल बिजनेसेस को, जो माइक्रो बिजनेसेस हैं उनको, और जो नॉन कॉर्पोरेट है और नॉन फार्म इन नेचर में है उनको प्रोवाइड करना, क्या? लोन प्रोवाइड करना। लोन्स अंडर दिस स्कीम आर कॉल्ड MUDRA, मुद्रा लोन्स इनको बोला जाता था, जो इसके अंदर लोन्स प्रोवाइडेड होते थे। इसमें क्या क्या आता था? कमर्शियल बैंक आते थे, इसमें RRBs आते थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs आता है, और NBFCs यहाँ पे आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे लिखा है। कुछ लोन की कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आप ये वाला लोन लेते हो तो लोन अप टू 50,000 आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आप किशोर कैटेगरी का लोन लेते हो तो इतने से इतने लाख तक का है, अगर आप तरुण का लेते हो तो इतने से इतने लाख तक का है। तो ये 3 चीज़ें और गिवन है, इनके भी कीवर्ड्स और इनका ये ध्यान रखना है, ये आते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री लोन्स, नो सिक्योरिटी नीडेड, ये भी एक होता है। हेल्प स्मॉल बोरोवर्स स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स और शॉपकीपर्स एटसेट्रा। द स्कीम डज नॉट कवर एग्रीकल्चर एक्सेप्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर। ये एग्रीकल्चर को कवर नहीं करती, डज नॉट कवर एग्रीकल्चर, बट फ्रूट और वेजिटेबल ट्रेडर्स को छोड़ करके, ठीक है। अब आते हैं NBFCs पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर। इनमें यह होता है दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट डू नॉट हैव अ फुल बैंकिंग लाइसेंस, इनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, एंड आर नॉट सुपरवाइज लाइक बैंक्स बाय द RBI। जैसे RBI के अंडर सारे बैंक होते हैं, ये उनसे सुपरवाइज भी नहीं होते और इनके पास फुल बैंकिंग का लाइसेंस भी नहीं होता। तो ये वाले होते हैं NBFCs के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसकी पूरी फुल फॉर्म रहती है। दे स्टिल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक, अब इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस तो नहीं है, बट ये फिर भी ऐसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट फाइनेंसिंग भी इसमें प्रोवाइडेड होती है। इट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल एंड कल्चर स्पेशली व्हेन बैंक्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी क्लासिफाइड है, इसमें अगेन 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड फाइनेंस कंपनीज हो गए, इसमें फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हो गए, चिट फंड्स हो गए, बिल्डिंग सोसाइटीज, इशू हाउसेस, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी क्या रहती हैं? इसके अंदर की अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर की सारी कैटेगरीज रहती हैं, क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, स्टॉक चेंजेस में, और ये वाली सारी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर। ये भी आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो बिल्डिंग सोसाइटीज है वो किसके अंडर का यहाँ पे है, NBFC के स्टॉक चेंजेस का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें ये क्या थे, ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये क्या है, उसमें रजिस्टर्ड है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगेन में लिखा है कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किसमें डील नहीं करते, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल परचेज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज बाकी सारी जो सर्विसेज है उसमें आपको पता है कि अगर लोन प्रोवाइड हो रहा है तो एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, इनमें ये प्रोवाइड रहेगा, बट ये इस वाले काम को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे इसी क्लास में कुछ ऐसी अलग अलग स्कीम्स और टॉपिक की बात कर रहे हैं जो इसी टॉपिक से एग्जाम्स में आई है, तो इसको भी हम एज ए मेन पार्ट लेके अभी कवर कर रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982, रिकमेंडेड बाय बी शिवाराम कमेटी, formed by an act of parliament, NABARD took over the roles of ARDC। ARDC क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये ध्यान रखना, एंड फाइनेंस फंक्शंस ऑफ RBI रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs। ओनरशिप 50% बाय RBI रहती है और 50% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है। इसके अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये एक अलग से ही बना रखा है, किसके लिए? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके? रीफाइनेंसिंग द इंस्टीट्यूशंस लाइक गिविंग लोन्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर, मतलब इसमें सारा एग्रीकल्चर वाला सारा सेक्टर रहता है। कॉटेज विलेजेस, इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल क्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस, इनको ये सारा प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट प्रोवाइडर की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों ही इसके अंडर रहते हैं। शॉर्ट टर्म में रहता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स,
आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक भी रहते हैं। तो जो यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखे हैं इनको प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना है। इनका एज क्वेश्चन भी बन सकता है अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। फिर फंक्शन में एक फर्स्ट वाला कवर कर लिया, सेकंड क्रेडिट प्रोवाइडर आपने देख लिया। कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर वर्क करते हैं दो के साथ, किस किस के साथ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट एंड नीति आयोग के साथ भी रहता है। ऑल इंडिया स्टेट ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हैं एग्रीकल्चर और इन सभी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनके ग्रोथ के साथ, उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका फंक्शन रहता है। इंस्पेक्शन वर्क भी होता है इनका, इंस्पेक्ट आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटी सोसाइटीज होंगी आपको छोड़ के बाकी इनका इंस्पेक्शन वर्क भी रहता है। एंड टू प्रमोट द रिसर्च भी रहता है, मेंटेन्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स टू सपोर्ट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रिसर्च को भी प्रमोट करने का वर्क रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड वाली स्कीम जिसके बारे में आपने देखा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पर थर्ड, जो आपके पास लिखा हुआ है PMJDY योजना, लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014। इसका एम था to achieve financial inclusion by providing basic banking services to people who never had access to banks before, जिनके पास पहले बैंक्स का कोई भी एक्सेस नहीं था, अब उनको क्या प्रोवाइड करना, और अच्छे सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव था टू गिव बैंकिंग सर्विसेज लाइक सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू लार्ज अनसर्व्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो अनसर्व्ड है, जिनको कोई सर्विस की प्रोवाइडेड नहीं करी, टू हेल्प पीपल एंड रूरल पीपल बिकमिंग पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, to unlock the growth potential of the country by bringing more people under the banking network। ठीक है, तो एक ये वाली भी योजना है, इसको हमने उसमें कवर किया है करंट अफेयर्स के बारे में, अगर आपको याद होगा तो इनिशिएटिव्स में हमने उसको कवर किया। ठीक है, तो ये वाला तो टॉपिक था आपका किससे रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, कि जो बैंकिंग वाली जितने हमारे मेन उसकी कैटेगरीज थी, मेन कीवर्ड्स और की पॉइंट्स थे, वो आपके बैंकिंग वाले के अंदर कवर हो। अब जो सेकेंड पार्ट है हमारी आज की क्लास का, वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड वाले पार्ट की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नोट सेक्शन के लिए जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, तो नोट सेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोल्डेड में है, वो सारा ही आपको कंप्लीट नोट करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।